नमस्कार, स्वागत है आपका 9 पीएम में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे देश, प्रदेश और दुनिया की वो खबरें जो पूरे दिन सुर्खियों में छाई रही। शुरुआत करेंगे सबसे पहले पुलवामा की खबर से। पुलवामा आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि पीओके में अज्ञात हमलावरों ने हमजा बुरहान को निशाना बनाकर कई राउंड गोलियां उस पर चलाई है। हमले के बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि हमजा बुरहान लंबे समय से पाकिस्तान और पीओके में सक्रिय था। उसे साल 2019 के पुलवामा आतंकी हमले की साजिश रचने वालों में शामिल माना जाता था। इस हमले में 40 जवान शहीद हुए थे। भारत सरकार ने 2022 में हमजा बुरहान को यूएपीए के तहत आतंकी घोषित किया था। तो हमजा बुरहान को आखिरकार पीओके में मारा गया है। और पुलवामा में जो घटना घटी थी जिसमें 2 बसों में सवार होकर सीआरपीएफ के जवान जा रहे थे, 40 से ज़्यादा इनकी संख्या थी। एक गाड़ी में जिसमें कि विस्फोटक भरा हुआ था, आरडीएक्स भरा हुआ था, उसके जरिए ठोकर मारकर ये दुर्घटना दिखाने की कोशिश की गई थी, ये घटना की गई थी। और इसमें इस हमले में, आतंकी हमले में 40 से ज़्यादा जो जवान हैं उनकी शहादत हुई थी। और जिस तरह का ये पूरा घटनाक्रम सामने आया था, इसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हुए थे क्योंकि खुफिया विभाग की तरफ से इसके इनपुट्स पहले ही मिल चुके थे। बावजूद इसको रोकने में हम नाकाम रहे थे। एनआईए ने अपनी चार्जशीट भी पेश की। आत्मघाती हमला किया गया था लश्कर तैयबा की तरफ से। माफ कीजिएगा, जैश ए मोहम्मद की तरफ से ये आतंकी घटना को अंजाम दिया गया था। और लगातार इस तरह के आतंकी घटनाओं को लेकर, चाहे वो लश्कर तैयबा हो, जैश ए मोहम्मद हो, ये आतंकी संगठन लगातार सक्रिय रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये हमला होने के बाद बाकी आतंकी हमले रुक गए हो। अब भी आतंकी हमले समय समय पर सामने आते हैं। पहलगाम का हमला आपको याद ही होगा, जहां पर बेसरान घाटी में 26 बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया गया था। ऐसे में सवाल यही आता है मन में कि 2019 पुलवामा हमले के बाद से आखिर बदला क्या है? क्या हमने इससे कोई सबक लिया है? आज भी गाहे बगाहे कई तरह के आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश सरहद पर करते हैं और इसकी खबरें भी सामने आती हैं। पूरी तरीके से आज भी हम नाकाम साबित हुए हैं इन घुसपैठियों को रोकने में, आतंकी हमलों को रोकने में। बढ़ते आगे, नीट पेपर लीक में सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर से एक और डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि डॉक्टर मनोज शिरूरे ने बेटे के लिए आरसीसी कोचिंग के संचालक और आरोपी शिवराज मोटेगांवकर उर्फ एम सर से गेस पेपर को खरीदा था, यानी कि एक जो अंदाजन पेपर निकाला गया था उसको खरीदा था। सीबीआई ने बुधवार को पुणे में पूछताछ के बाद उसे अरेस्ट किया है। बता दें कि इस मामले में किसी पेरेंट्स की ये पहली गिरफ्तारी है। नीट पेपर लीक में ये 11वीं गिरफ्तारी होगी। इससे पहले महाराष्ट्र से 6, राजस्थान से 3, हरियाणा से 1 व्यक्ति को अरेस्ट किया गया। इनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं, जिसमें से एक तो टीचर है। आपको ये भी बता दें, सीबीआई जांच में ये पता चला कि आरोपी शिवराज लातूर में 8 एकड़ जमीन पर स्कूल कॉलेज खोलने की तैयारी में था। बढ़ते आगे, देश की राजनीति में अब सिर्फ हाथ, कमल और झाड़ू ही नहीं चल रहा है, बल्कि सोशल मीडिया की दुनिया में अब कॉकरोच भी एंट्री मार चुका है। जी हां, इन दिनों इंटरनेट पर कॉकरोच जनता पार्टी का नाम ऐसा ट्रेंड वायरल हुआ है जिसने कि मीमबाजों से लेकर नेताओं तक हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। इंस्टाग्राम रील्स में लोग खुद को राष्ट्रीय कॉकरोच अध्यक्ष तक बता रहे हैं, तो कहीं पर बेरोजगार युवा मजाक मजाक में पार्टी की सदस्यता की मांग भी कर रहे हैं।
और इसी वजह से डिजिटल राजनीति की गूंज अब छत्तीसगढ़ तक भी पहुंची है। और किस तरह से लगातार ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। अगर आप आलसी हैं, 11 घंटे से ज्यादा मोबाइल चलाते हैं और किसी भी विषय पर सोशल मीडिया पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं, तो कॉकरोच जनता पार्टी में आपका स्वागत है। सुनने में आपको ये थोड़ा मजाकिया लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। सोशल मीडिया पर एक ऐसी पार्टी बनी है जिसमें शामिल होने की शर्तें यही हैं। इस पार्टी में अब तक कई मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं। कॉकरोच जनता पार्टी का नाम सुनकर लोग पहले हंसे, फिर मीम बनाए और अब देखते ही देखते लाखों लोग इस ट्रेंड से जुड़ गए। युवाओं का कहना है कि ये सिर्फ मजाक नहीं बल्कि सिस्टम पर व्यंग है। यहाँ बेरोजगारी, महंगाई और परेशानियों को अब मीम्स की भाषा में बयान किया जा रहा है। हालांकि कुछ लोग इसे सिर्फ टाइम पास और सोशल मीडिया की एक नई रील सामग्री मान रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी इस ट्रेंड ने एंट्री मार दी। रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग के युवा सोशल मीडिया पर जोरदार पोस्ट और वीडियोस शेयर कर रहे हैं। हालांकि ये कोई मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल नहीं है, न ही चुनाव आयोग में इसका कोई चिन्ह है, लेकिन इंटरनेट की राजनीति में इसकी डिजिटल सीटें तेजी के साथ बढ़ रही और अब सियासी बयान भी आने लगे हैं। इससे तो आप सीधा अनुमान लगा लीजिए कि इस देश में कितनी बेरोजगारी है। इस देश में जो युवा वर्ग है, जो इस देश को चलाएगा, इस देश का भविष्य होगा, वो वर्तमान के प्रदेश की सरकार और वर्तमान के देश की सरकार पर उसका विश्वास नहीं है। इसीलिए वो इस प्रकार से अलग, जहां जो अपनी बात रख सकता है, अलग अलग फोरम में वो अपनी बात को रख रहे हैं, बेबाकी से अपनी बातों को कर रहे हैं। इसीलिए जो इतनी संख्या में लोग जुड़े हैं, मैं समझता हूं उसका रीजन सिर्फ ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा आक्रोश है। और हिंदुस्तान सबसे ज्यादा युवा देश है। 65% से ज्यादा आबादी जो है ये यूथ की है। इसलिए मुझे नहीं लगता किसी का भाव ऐसा हो कि युवाओं का अपमान हो। लेकिन केवल फॉलोअर्स हो जाने से अनेकों, हमने देखा कि अनेक दल है, अनेक व्यक्तियों के पीछे तमाम प्रकार के फॉलोअर्स होते हैं। उस वस्तु विशेष पर बातचीत होती है, लेकिन इसका मतलब उसको संगठन का रूप देना या आकार देना ये ठीक नहीं है। अपनी अपनी भावनाएं होती हैं, उस भावनाओं से सहमति असहमति का विषय होता है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि युवाओं के मन में ठेस पहुंचा हो, इसलिए इस तरह की बातचीत आगे आई हो। और मुझे नहीं लगता कि युवाओं को इसको बहुत ज्यादा गंभीरता के साथ लेने की आवश्यकता। युवाओं को सम्मान है। फिलहाल कॉकरोच जनता पार्टी असली राजनीति से ज्यादा इंटरनेट की राजनीति करती नजर आ रही है, लेकिन इस ट्रेंड ने इतना जरूर बता दिया कि अब सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन का मंच नहीं बल्कि व्यंग, नाराजगी और डिजिटल लोकतंत्र का एक नया अड्डा बन चुका है। आपको बता दें कि देश के चीफ जस्टिस सूर्यकांत मिश्रा ने बेरोजगारों की तुलना कॉकरोच से की थी, जिसके विरोध स्वरूप एक युवा ने कॉकरोचों की पार्टी ही बना दी। गौरव शर्मा, INS 24/7, रायपुर। तो अभी अभी बनी ये पार्टी इतनी पॉपुलर हो चुकी है कि इंस्टाग्राम पर लगभग 17 मिलियन के आंकड़े को ये छूने वाली है। तो वही अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाते हैं तो वहाँ पर ये पार्टी लगभग 15 मिलियन के पार हो चुकी है। हालांकि इसको कुछ समय के लिए बैन किया गया, इसके पीछे की वजह अलग अलग सामने आ रही है। तो वही बीजेपी और कांग्रेस जैसी दिग्गज जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनको भी उन्होंने पछाड़ दिया है। बीजेपी को जहां 8.8 मिलियन फॉलोअर्स लाने में लगभग 12 साल का वक्त लग गया, तो वही सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को 13.3 मिलियन फॉलोअर्स लाने के लिए कई साल लग गए। ऐसे में ये सोचना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आखिरकार हमारा देश अब क्या एक नई दिशा में बढ़ रहा है और क्या पॉलिटिकल चर्चा या विषयों का जो एक प्लेटफॉर्म है वो बदलने जा रहा है। क्योंकि इसके अब विपक्ष में एक और पार्टी डिजिटल वाली आ चुकी है और वो भी पार्टी जो है परजीवी पार्टी के नाम से है, पैरासाइट उसका अंग्रेजी में नाम दिया गया है। ऐसे में अब वो भी सामने आ गई है। तो आने वाले समय में क्या ये जो विकल्प आ रहे हैं उसके जरिए राजनीति होगी, ये सोचने वाला विषय हो चुका है। बहरहाल इस विषय पर आगे और अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन रुक करते हैं अगली खबर का जो भोपाल से है। भोपाल के बहुचर्चित ट्विशा शर्मा मौत के मामले की जांच अब आगे बढ़ रही है, तेज हो गई है। पुलिस ने ट्विशा की सास पूर्व जज गिरिबाला सिंह को तीसरी बार पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया है, लेकिन अब तक उनसे पूछताछ नहीं हो पाई। वही फरार पति समर्थ सिंह की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। इधर ट्विशा के परिवार ने हाईकोर्ट में दोबारा से पोस्टमार्टम करने के लिए और गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत याचिका को
रद्द कराने के लिए तैयारी भी शुरू कर दी। ट्विशा सुसाइड केस में पुलिस जांच कई स्तरों पर जारी है। पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि समर्थ सिंह की गिरफ्तारी के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं कोर्ट के आदेश के बाद ट्विशा के शव के प्रिजर्वेशन को लेकर भी व्यवस्था देखी जा रही है। हालांकि एम्स प्रबंधन ने पुलिस को जानकारी दी है कि लंबे समय तक बॉडी प्रिजर्व रखने की सुविधा वहां पर उपलब्ध नहीं है। समर्थ इस पूरे मामले में एफआईआर होने के बाद से अब तक फरार है। उस पर 30,000 का इनाम भी घोषित किया है। कब तक गिरफ्तारी हो पाएगी? उसकी अग्रिम जमानत लग चुकी है हाई कोर्ट में। हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी हम गिरफ्तारी करें और इसलिए हमने इनाम भी बढ़ाया है, पार्टी भी लगा रखे हैं। अभी तो बॉडी में मर्ज उसमें रखी हुई है हॉस्पिटल में, लेकिन एम्स ने ये कहा है कि भाई हमारे पास बहुत लो टेम्परेचर की फैसिलिटी नहीं है, तो जिससे बॉडी का डिकम्पोज होने का खतरा है। इधर ट्विशा के परिवार की ओर से जारी 40 मोबाइल नंबरों की सीडीआर ने मामले को और संवेदनशील बना दिया है। परिवार का दावा है कि गिरिबाला सिंह की कड़ी प्रभावशाली लोगों, जजों और अधिकारियों के साथ बातचीत हुई थी। हालांकि पुलिस कमिश्नर का यह भी कहना है कि जांच में मिल रहे हर एक दस्तावेज और हर नंबर की जांच की जाएगी। वहीं समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर होने वाली सुनवाई अब टल गई है। कोर्ट ने अगली तारीख देने की बात कही है। ये जो जिस नंबर के लिस्ट की बात की गई है, ये उनके वकील के द्वारा ही एक सबूत के तौर पे कोर्ट में डॉक्यूमेंट के तौर पे दी गई है गिरिबाला सिंह के वकील के द्वारा। तो उसी के आधार के ऊपर हम ये सारी बातें बाहर आ रही हैं कि जो लिस्ट दी गई है उसमें जिन जिन लोगों के नाम हैं, तो उसमें बताया गया है कि इसमें बहुत सारे इस शहर के बड़े बड़े प्रभावशाली लोगों का नाम है। तुरंत उन सभी की जांच की जानी चाहिए। ट्विशा के परिवार ने अब हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर ली है। परिवार दोबारा पोस्टमार्टम की मांग के साथ ही गिरिबाला सिंह को मिली अग्रिम जमानत को रद्द करने की याचिका भी दायर करेगा। साथ ही परिवार ने पुलिस की अब तक की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए मामले को प्रभावित करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। क्योंकि जो सीसीटीवी पेश किए गए हैं, जो दूसरे जो पुलिस की मौजूदगी में जो सबूत होने चाहिए थे, जो सबूत पुलिस के पास होने चाहिए थे, जो जब्ती पुलिस के पास होनी चाहिए थे, वो आज भी अपराधियों के हाथ में कैसे हैं। वो जो वीडियो उन्होंने जो रिलीज़ किया है, उसको पहले ही दिन, जब क्या बोलते हैं उसको, डीवीआर किसके कब्जे में आ जाना चाहिए था पहले दिन पुलिस के। अगर पुलिस बेसिक इंक्वायरी नहीं जानती है तो निश्चित तौर पर सबसे पहले तो पुलिस को बेसिक ट्रेनिंग के लिए भेजना चाहिए कि आप काबिल नहीं है किसी भी इन्वेस्टिगेशन को करने के। इस पूरे मामले के बीच गिरिबाला सिंह को पद से हटाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग को पत्र लिखकर अध्यक्ष के खिलाफ दर्ज मामले में नियमानुसार कार्रवाई और जांच प्रतिवेदन जल्द उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। ये मामला अब पूरी तरीके से कानूनी दांवपेच में फंसा हुआ है। अब सबकी निगाहें हाई कोर्ट की सुनवाई पर टिकी है। भोपाल से INS 24/7 के लिए गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। बढ़ते आगे, भोपाल में पूर्व जज गिरिबाला सिंह की बहू ट्विशा शर्मा की मौत के मामले ने अब फिर से एक बार तूल पकड़ लिया है और ट्विशा के परिजनों ने दोबारा से पोस्टमार्टम के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी और जिसे खारिज कर दिया गया। फिलहाल ट्विशा का शव एम्स में मॉर्चरी में रखा हुआ है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर मध्य प्रदेश फॉरेंसिक लैब के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर हर्ष शर्मा ने INS 24/7 से खास बातचीत की है। 4,500 से ज्यादा क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करने वाले डॉक्टर हर्ष शर्मा का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से छेड़छाड़ की जो गुंजाइश है वो ना के बराबर है। वहीं ट्विशा के शरीर पर मिले हुए निशानों पर उन्होंने अपनी राय भी दी है। क्या उन्होंने कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। ट्विशा सुसाइड केस में सेकंड पीएम के लिए न्यायालय ने मना कर दिया है, जिसके बाद अब ट्विशा का परिवार हाई कोर्ट में अपील करेगा। 9 दिन से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और ट्विशा का जो शव है वो अभी भी एम्स अस्पताल में रखा गया है और जो पहली पीएम रिपोर्ट उसकी आई थी उसमें कई तरह के सवाल खड़े हुए थे। इस वक्त हमारे साथ हर्ष शर्मा मौजूद है जो सागर लेबोरेटरी के MP डायरेक्टर रहे हैं।
4,500 से ज़्यादा इन्होंने क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन किए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और इस पूरे केस को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और उसमें क्या त्रुटियां इसमें हैं, क्या इसमें कमियां हैं, क्या ये परफेक्ट है, इसके अलावा जो सेकंड पीएम है उसकी ज़रूरत कितनी ज़्यादा इस केस में है। बात करते हैं। हाँ जी, ट्यूशा सुसाइड केस इस वक्त देश में सबसे बड़ा विषय बना हुआ है, सभी की ज़बान पर यह मामला है। दूसरे पीएम को लेकर लगातार उसका परिवार कोशिश कर रहा है। 8 दिन से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, 9 दिन से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, अभी भी वो सब मरचुरी में है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सबसे पहले बात करते हैं, उसको लेकर सवाल उठाए गए हैं। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा, क्या एम्स अस्पताल की पीएम रिपोर्ट को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, जैसा परिवार का आरोप है? देखिए, सबसे पहले तो बात ये है कि मेरा कोई ऑफिशियल एक्सेस तो है नहीं इसमें। जो भी न्यूज़ मैंने देखी है, पेपर में पढ़ी है, या पीएम रिपोर्ट को मैंने किसी ने भेजा तो देखा, तो मुझे जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें एक्सटर्नल इंजरीज या व्हाटएवर द इंटरनल फाइंडिंग्स, चूँकि मैंने हैंगिंग के बहुत केसेस देखे हैं, तकरीबन 800,000 के आसपास तो देखे ही होंगे, तो इसमें मेरा अपना ये मानना है कि जो एक तो ये कि पहली बात ये जो भी ऑटोप्सी एग्जामिनेशन हुआ है वो देश के माने हुए संस्थानों में से एक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भोपाल जो है, तो उसमें भी ये ऑटोप्सी पैनल से हुई है। उसमें 3 डॉक्टर मेरे ख्याल से हैं उसमें, और सीनियर लोग हैं, क्वालिफाइड हैं, वेल क्वालिफाइड लोग हैं, शायद उनमें से एक आध तो एम्स का ही पढ़ा हुआ। तो पीएम रिपोर्ट में मुझे कहीं से कहीं तक कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लगती है कि उसमें कुछ गलत फाइंडिंग कोई दे सकता है, क्योंकि देखिए ऐसे जो सेंसेशनल केसेस होते हैं उसमें कभी भी नेग्लिजेंस नहीं किया जाता, और जब पैनल से ऑटोप्सी होती है तो कम से कम 3 लोग तो मौजूद होते ही हैं, और उसकी सारी की सारी वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती है, फोटोग्राफ्स होते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। तो जो भी ऑटोप्सी किया है, जो रिपोर्ट दी गई है, उसमें मुझे कहीं कोई चांस ऐसा लगता नहीं है, और चूँकि उसकी वीडियोग्राफी भी की गई है, फोटोग्राफ्स भी लिए गए हैं, तो दैट कैन बी सेंट टू एनी एक्सपर्ट इन द वर्ल्ड फॉर सेकेंड ओपिनियन। की चोटों की बात करें तो साफ तौर पर हर्ष शर्मा ने हमें बताया है कि किस तरीके से जो चोट के निशान है, जो चोट के निशान के कलर होते हैं, उससे साबित होता है कि जो ट्यूशा के शरीर पर चोट के निशान थे वो उसके मरने के पहले के थे। ऐसे में कहीं ना कहीं उसके साथ मारपीट का भी जो दावा उसके परिवार वाले कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि मामला अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में है और क्या कुछ निकल कर आता है वो देखने वाली बात होगी। भोपाल से INH न्यूज़ के लिए कैमरामैन सनी के साथ गौरव गुप्ता। सुशासन त्योहार के तहत सूरजपुर के रामपुर गांव पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय। हेलीपैड से सीएम साय सीधे तेंदुपत्ता फंड में पहुंचे और जहां पर सीएम साय ने पेड़ की छांव में लोगों के बीच चौपाल लगाकर उनसे बातचीत की। साथ ही तेंदुपत्ता संग्राहकों को चरण पादुका वितरित भी की गई। इसके बाद सीएम साय एक परिवार के नामकरण कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां पर उन्होंने बच्ची का नाम साक्षी सिंह मरावी रखा। इस कार्यक्रम के बाद सीएम साय सीधे सुशासन त्योहार कार्यक्रम में पहुंचे, जहां शासकीय योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया। इस दौरान सीएम साय ने 66 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। तस्वीर आपके सामने है अन्नप्राशन के कार्यक्रम में जब सीएम पहुंचे उस दौरान की तस्वीरें हैं, और पेड़ के नीचे जब ग्रामीणों के बीच चौपाल लगाकर सीएम पहुंचे तो वहां पर किस तरह से संवाद उन्होंने किया वो तस्वीरें। व्यक्तिगत तौर पर ग्रामीण महिलाओं से, वहां के रहवासियों से बातचीत उन्होंने की, समस्याओं को सुना, चरण पादुका का वितरण किया। तो सुशासन त्योहार के तहत सीएम विष्णुदेव साय कोरिया के ग्राम कुशहा पहुंचे। सीएम साय ने पेड़ों की छांव में जन चौपाल लगाई, जहां पर उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। साथ ही तेंदू, सतालू, चार और स्वादिष्ट लीची का आनंद उठाया। सीएम साय ने ग्रामीणों से बिजली, पानी, शिक्षा, राशन, आवास, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं की जानकारी ली। ग्रामीणों ने ये बताया कि इलाके में पेयजल और मोबाइल नेटवर्क की समस्या ज़्यादा है, जिस पर सीएम साय ने संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई कर
समाधान देने के लिए निर्देशित किया। इसके अलावा उन्होंने सड़क, पुलिया निर्माण, गांव में हायर सेकेंडरी स्कूल खोलने की मांग को लेकर ग्रामीणों को भरोसा दिया कि उनकी सभी मांगों पर एक्शन लिया जाएगा। सरकार लोगों के पास पहुंच रही है और उनकी समस्या को सुन रही है और उसका समाधान भी कर रहे हैं। 40 दिन तक ये समाधान शिविर चलने वाला है और हर जिले में जगह जगह क्लस्टर बना के समाधान शिविर का आयोजन हो रहा है और उसमें हर विभाग के स्टॉल भी लग रहे हैं, हर विभाग की जानकारी भी अधिकारी दे रहे हैं और समस्याओं का समाधान भी जो हो सकता है उसका तत्काल में कर रहे हैं। बाकी जो भी आवेदन आया है उसका आने वाले 1 महीने के अंदर समाधान करेंगे। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ।